तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरुआत करूं उससे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। आज अंतरिक्ष में हमने एक और कामयाबी हासिल की। चंद्रयान-3 का आज सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, मतलब एक कामयाबी के साथ। और 2019 में आपको याद होगा चंद्रयान 2 को इसी तरह से लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसका जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था चांद की सतह पर। लेकिन इस बार आज 2:35 पर दोपहर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, वहाँ सतीश धवन सेंटर, वहाँ से ये लॉन्च किया गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको न्यूज़ चैनल पर देखा होगा। वो देखना भी बड़ा अपने आप में कमाल की चीज़ होती है कि किस तरीके से एक रॉकेट यूँ आग के गोले नीचे, फिर धुआं ही धुआं, और फिर वो तेज़ी से आसमान की तरफ। मैं कमेंट्री सुन रहा था जब, तो पता करीब 2 या 3 मिनट हुए थे, तब तक पता चला कि ये 250 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका है। तो चंद्रयान-3 पहुंच चुका है। इसे पहुंचना है चांद के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर जिसे कहते हैं। लेकिन आज मेरे मन में ये ख्याल आया कि यहाँ पे 2-3 मिनट में 250 किलोमीटर ऊपर पहुँच गया। फिर ये पता चला कि चांद के साउथ पोल तक पहुँचने में इसको करीब 1.5 महीना लगेगा, यानी कि वो लगभग अगस्त आ चुका होगा। तो 1.5 महीने के आसपास ये चांद पे पहुंचेगा। अब इतना टाइम क्यों, जबकि गति स्पीड इतनी है? हालांकि बहुत सारे लोग फिज़िक्स के और तमाम माहिर हैं, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैंने पढ़ा तो ये कि चूँकि जब ये चंद्रयान निकला है ये जो, तो ये सीधे चांद पे नहीं जाता, पहले धरती के चक्कर काटता है। और चक्कर काटते 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 जब बिल्कुल चांद के या करीब पहुंच जाता है, तब अचानक एक धक्का पड़ता है और फिर ये चांद में दाखिल होता है। ये वैसी है जैसे आप अगर गेम के हिसाब से सोचें तो बचपन में जैसे हम लोग अगर कोई लट्टू या कोई चीज़ पत्थर में बांध कर, मतलब पत्थर को रस्सी से बांध कर यूँ घुमाते हैं और फिर दूर फेंकते हैं, तो जब वो ज़ोर से जाकर कहीं भी गिरता है, तो सेम ऐसे ही है कि ये पहले चक्कर काटता है स्लो 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 स्लो, और उसके बाद जब चांद के बिल्कुल करीब आता तो अचानक एक पुश मिलता है और फिर चांद के अंदर दाखिल। तो इस धरती के चक्कर काटने की वजह से इसमें बहुत वक्त लगता है और लाखों मील की दूरी है, तो इतना फ्यूल भी नहीं है कि आप डायरेक्ट वैसे भेजें। तो वहाँ पर उस हिसाब से सारी टेक्नोलॉजी और तकनीक होती है। अब सवाल ये है कि चंद्रयान-3 ये कितना इम्पोर्टेंट और इसकी अहमियत क्या है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी तक चंद्रयान-3 के जिस साउथ पोल पर हमने जाने की बात की है, अगर वहाँ पे हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली तो दुनिया का पहला देश भारत होगा। ये अभी तक अमेरिका, रूस या चीन जैसे देश भी नहीं कर पाए। हालांकि चांद के सतह पर लैंड इससे पहले भी 3 देशों ने किया है, अमेरिका ने किया है, चीन ने किया है और रूस ने किया है, और चौथा देश भारत बनेगा। लेकिन इस साउथ पोल की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे पहला देश बनेगा। और उसकी वजह है कि साउथ पोल असल में चांद पे है क्या, या दक्षिणी ध्रुव है क्या। तो जैसे धरती पर साउथ पोल है हमारे दक्षिणी ध्रुव, ये अंटार्कटिका का इलाका होता है पूरा, जो बेहद जो बेहद ठंडा इलाका है। इस धरती का सबसे ठंडा प्रदेश जो है, यह इलाका है, वो अंटार्कटिका है। तो ऐसे ही चांद पे एक जगह है साउथ पोल, और वो कहते हैं कि ज़्यादातर अंधेरे में डूबा रहता है, इसलिए कि वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, और जिन हिस्सों में पड़ती है वहाँ सूरज की सिर्फ किरणें पहुँचती हैं। और कहते हैं कि जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँचती है वहाँ पे जो तापमान होता है 54 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, साउथ पोल की बात कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पर जो तापमान होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी तो है नहीं, और बिल्कुल ठंडा अंटार्कटिका की तरह चांद पर -248 डिग्री, यानी कि -248 डिग्री तापमान, आप अंदाज़ा लगाइए। तो अब वहाँ पर जाना है, और साउथ पोल पर अगर ये लैंडिंग हो गई सॉफ्ट, तो फिर वहाँ जाके करना क्या है, वहाँ जाकर रिसर्च करना है, वहाँ ये पता करना है। ये अंदेशा है, या नासा की भी रिपोर्ट है कि वहाँ पे चूँकि ठंड है तो बर्फ़ भी है, तो बर्फ़ है तो पानी भी होगा। तो इस तरीके से उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और अगर वहाँ पानी या बर्फ़ मिल जाता है तो बड़े काम आ सकते हैं। कैसे? एक तो उसको पीने का पानी बनाया जा सकता है उस बर्फ़ को, दूसरा जो मशीनें हैं उसको ठंडा करने के काम में आ सकती हैं, तीसरा जो है रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं। तो एक अजीब जगह है। हालांकि इस पे एक और भी नासा की रिपोर्ट है कि अगर वहाँ पे लैंडिंग भी हो जाती है तो उस जगह की ज़मीन जो है
वो शायद साफ दिखाई ही ना दे, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे में डूबा होता है। तो अब भारत की ये कोशिश, दुआ सब यही कीजिए कि कामयाब हो, वहाँ पहुँचे। और ये जो लैंडर है जो हमारा, जो लैंडिंग पिछली बार जिसमें गड़बड़ हुआ था, लैंडर असल में वो चीज़ होती है जब हम लोग रॉकेट जो देखते हैं जो यहाँ से आज उड़ा, तो वो एकदम विशालकाय बड़ा सा है, लेकिन जब वो चांद पर उतरता है तो वो उसकी सारी चीज़ें उससे अलग जुदा हो जाती हैं। सिर्फ एक छोटी सी इस टेबल के हिस्से या इससे थोड़ा इतना बड़ा ही बचता है, जिसको हम लोग लैंडर कहते हैं। तो एक बॉक्स की तरह हो सकता है, वो वहाँ पर जाकर बहुत ही सॉफ्टली फिर उतरता है। और उस लैंडर के अंदर एक रोवर होता है। रोवर मतलब आप रोबोटिक मशीन टाइप छोटी गाड़ी समझ लीजिए, जिसके अंदर कैमरे और बाकी चीज़ें होती हैं जो सारी तस्वीरें भेजती हैं। तो पिछली बार इसी लैंडिंग में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, हुआ ये कि उस लैंडर जो है वो उल्टा लैंड कर गया, तो उसको सीधा नहीं कर पाए, तो वो नाकाम हो गया था। लेकिन इस बार अभी तक जो ये है कामयाब है। और अब जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, अगले 1.5 महीने से पहले उन्होंने बड़ी मेहनत की। एक तो इसरो के तमाम साइंटिस्ट वो वाकई मुबारकबाद के हकदार हैं। और अब उनका 1.5 महीना और हर पल ये कैसे कैसे ऊपर जा रहा है, चांद के करीब जा रहा है, और फिर चांद के साउथ पोल में जाकर वहाँ कैसे ये सॉफ्ट लैंडिंग होती है, और उसके बाद वहाँ से सारे डेटा, सारी जानकारी आती है। तो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के देशों की भी निगाह, क्योंकि अगर भारत साउथ पोल में पहुँच गया इस चांद के, तो हम पहले नंबर पर तो पहले देश होंगे। हालांकि इसी साउथ पोल पर अगले साल ये भी खबर है कि अमेरिका जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का प्लान कर रही है। मतलब उसमें इंसान होंगे, हमने इंसान नहीं भेजा, लेकिन अमेरिका की ये कोशिश है। तो चंद्रयान 3 कामयाबी से आज लॉन्च हुआ। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत सारे सवाल, और कई दिनों से ये कहानी भी चल रही है। मुझे लगा कि इसमें क्या नई चीज़ है और क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सीमा और सचिन को लेकर। सीमा यहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताता हूँ कि यूपी के 2 टॉप पुलिस ऑफिशियल, बहुत ही आला पुलिस अफसर हैं यूपी के, उन दोनों से मैंने बात की। अब एक पत्रकारिता का एक जर्नलिज्म का असूल भी होता है। मैंने उनसे जो भी था, मैंने पहले इजाज़त ली कि जो आपसे बात हुई है मैं इसको सुना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ आपका नाम सामने नहीं रखूँगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो 2 यूपी के आला पुलिस अफसरों की ज़ुबानी सीमा और सचिन की पूरी कहानी आपके सामने है। एक वीडियो आया था और मैंने अपने कहानी में भी आपको दिखाया कि चूँकि सीमा बलोचिस्तान की है, बलोच के कबीले की लड़की है। जब वो भारत आई तो बलोच के 5-6 डाकुओं ने एक वीडियो बनाया और धमकी दी भारत को भी कि हमारी जो लड़की है उसको भेज दो, उसके बच्चों को भेज दो। पाकिस्तान में जो जितने भी कट्टर लोग हैं उनकी भी अलग अलग है, क्योंकि सीमा लगातार यहाँ पर आकर ये कह रही है कि मैं अब हिंदू हो गई हूँ और मैं यहीं खुश हूँ, सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। और यहाँ भी वो जिस तरीके से लगातार मीडिया में खुलकर अपनी बात रख रही है। 3-2 में से एक पुलिस ऑफिशियल का कहना था कि इस वक्त मसला ये नहीं है कि सीमा यहाँ रहेगी, क्या होगा, भेजी जाएगी। बोले उससे बड़ा एक दूसरा है, और वो ये कि सीमा की जान को खतरा है। अच्छा, उससे पहले मैंने उनसे बात करते पहले ये सोचा तक नहीं था, पर इसीलिए वो लोग सब आला पुलिस अफसर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है वहाँ वो जब जाए या जो भी हो वो अलग बात है, फ़िलहाल ख़तरा यहाँ पर है और सीमा की जान को ख़तरा है। और कैसे, उन्होंने डिटेल में बताया। सीमा जब से आई है, लास्ट सैटरडे मैंने उसका इंटरव्यू किया था, और संडे से तो लगातार भीड़ ही भीड़ है, मीडिया का जमावड़ा हट नहीं रहा है, बिल्कुल पीपली लाइव वाला मंजर है वहाँ पर। तो भीड़ बहुत है, और सीमा लगातार खुलकर हर चैनल पर बात कर रही है और कह रही है कि वो तमाम उसके कपड़े, उसकी सारी चीज़ें, माथे पे बिंदी, गले में मंगलसूत्र और राधे राधे नाम की एक तरह से ओढ़नी, और ये सारी चीज़ें जो मतलब अगर बहुत खुल के कहूँ तो आपके लुक वाइज और फिर जो आप बोल रहे हैं वो अलग, उससे सीधा सी है कि पाकिस्तान की एक सीमा अब हिंदुस्तान आकर एक हिंदू हो गई है। अब ये प्यार में है, ये उसका निजी फैसला है, वो क्या होना चाहती है क्या नहीं होना चाहती है, तो उसको उसके फैसले के साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में सीमा की जान को ख़तरा है, इन पुलिस अफसर का कहना था कि उसकी इस सारी बोली और खुलकर बोलने की वजह से
कोई सिरफिरा यहाँ पे कोई कट्टर सीमा पर हमला कर सकता है और उसे मार सकता है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही बाकायदा पुलिस कस्टडी में जो माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, उसको 3 लोगों ने मीडिया के भेस में घुसकर वहाँ गोली मारी थी। अब यहाँ तो सैकड़ों की भीड़ है और उसमें ज़्यादातर मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, बहुत सारे दूर दूर से आ रहे हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, आपके राजस्थान से, MP से, सोशल मीडिया वाले ज़्यादातर, वो सब इस वक्त रब्बुपुरा गांव का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी एक मीडिया का बनकर आराम से पास पहुंच सकता है और फिर कुछ भी कर सकता है। और वजह यह है कट्टरवाद कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो इसलिए उनका कहना है कि सीमा की जान को खतरा है। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसे में क्या कुछ उसके लिए किया जा रहा है। तो उनका पुलिस को भी सारे चीज़ों का अंदेशा रहता है। अतीक असद का केस अभी पुराना भी नहीं हुआ है, तो इसलिए जो लोकल पुलिस है, कुछ वर्दी में कुछ बगैर वर्दी के, लगातार, और अब भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो सीमा के घर के अंदर और बाहर लगातार वो नज़र रख रहे हैं। और अगर सीमा और सीमा के पति सचिन की तरफ से उनको एप्लीकेशन मिलती है, अर्जी मिलती है, तो फिर उसकी सुरक्षा को बढ़ाई भी जा सकती है। जो मैंने फिर बात की सचिन के फैमिली से, उसके दोस्तों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें भी इस बात का अंदेशा है। और आज सुबह ही उन्होंने लोकल पुलिस को, यानी आज फ्राइडे की सुबह लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि ऐसा ऐसा सीमा के ऊपर हमला हो सकता है। तो लोकल पुलिस ने भी कहा ठीक है, हम इसको देखेंगे और हो सकता है वो एक एप्लीकेशन भी दें सचिन की फैमिली आज पुलिस को कि सीमा की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। दूसरी नई चीज़ ये की है अब इसी खुलासे के बाद कि आज सुबह से जो भी सीमा से मिलने आ रहा है या सचिन से मिलने आ रहा है उस घर में, उन लोगों के वो लोग ID कार्ड देख रहे हैं, यहाँ तक कि कैमरे और बाकी चीज़ भी देख रहे हैं, क्योंकि आप कैमरे के में कुछ छुपा कर या बाकी चीज़ छुपा कर, और जितना मुमकिन है वो तलाशी भी लोग ले रहे हैं। तो उन्होंने एहतियात बरतनी शुरू कर दी है, तलाशी ले रहे हैं और अब पूछ कर I कार्ड देख कर अंदर आने दे रहे हैं। और लोकल पुलिस को इस बारे में इतला दे दी है। और यूपी पुलिस का कहना है कि अगर, चूँकि एक तो खुद से ही उनको ये है कि उसकी जान को ख़तरा है, तो वो अपनी तरफ से देख रहे हैं, दूसरा वो ज़मानत पर भी है, तो कहीं भागे नहीं, उस हिसाब से भी निगरानी तो होती ही है। लेकिन अब अगर ऐसा थ्रेट है, ख़तरा है, तो फिर यूपी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी, ऐसा उनका कहना है। तो एक खबर तो ये बहुत ही जिम्मेदार पुलिस अफसर के थ्रू आपको, कि सीमा की जान को सिर्फ ख़तरा पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ भी है। सीमा ने पहले ही कहा कि अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो वहाँ लोग उसे मारेंगे और मार डालेंगे। तो अब यहाँ पे अजीब सी कहानी ये है कि सीमा पाकिस्तान भेजी जाती है तो वहाँ उसकी जान को ख़तरा, और यहाँ जिस तरीके से वो खुलकर बोल रही है यहाँ पर भी उसकी जान को ख़तरा। तो अब दोनों तरह से ख़तरा है और इसीलिए उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा की भी अब जिम्मेदारी बनती है। तो ये तो एक पहलू हो गया। हालांकि यूपी पुलिस का कहना है कि हम अब लगातार नज़र रख रहे हैं और घर वालों ने भी अब कहा है कि हम एहतियात बरत रहे हैं। ये तो होगी पहली चीज़। अब यूपी पुलिस के एक दूसरे जिम्मेदार अफसर से मैंने बहुत सीधे सीधे पूछा कि सीमा का क्या, ये कहानी कब तक। तो उन्होंने कहा कि अब तो वैसे भी बाढ़ है, मीडिया थोड़े दिन यही सब दिखाएगी, फिर कुछ और आ जाएगा, भूल जाएंगे, मतलब सीमा की कहानी सब भूल जाएगी मीडिया, उसके बाद कुछ नई कहानी आ जाएगी, फिर दब जाएगा, फिर बाद में सब कुछ कूल हो जाएगा। मैंने पूछा लेकिन उसका होगा क्या, क्या वो पाकिस्तान जाएगी। उनका कहना था कि फिलहाल ये मामला लंबा खींचेगा, और उनका यह भी कहना था कि सीमा पाकिस्तान नहीं जाएगी। जी, सीमा पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये एक आला पुलिस अफसर के हवाले से आपको बता रहा हूँ। अब अगर उन्होंने कहा तो ऐसे बहुत सारे फिर सवाल भी है कि क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास वैध वीज़ा नहीं है, इलीगल तरीके से भारत में आई, तो यहाँ कैसे रह सकती है, किस बिना पर रह सकती है। फिर उन्होंने जो चीज़ें बताई वो बड़ी कानूनी चीज़ें हैं और वो आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा बेशक वो इलीगल तरीके से आई सब कुछ यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल ये मामला लंबा खींचेगा और उसको पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। अब कैसे नहीं और वहाँ यहाँ कैसे रह सकती है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। उनका कहना है कि सीमा और सचिन दोनों का ये दावा है कि उन्होंने शादी कर ली है। अगर सचिन एक एप्लीकेशन या अर्जी लगाता है सरकार से, प्रशासन से, और कहता है कि सीमा मेरी पत्नी है और हमने शादी की है कानूनी तरीके से, तो मेरी पत्नी की हैसियत से उसे मेरे साथ रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन यहाँ उसके लिए पहले ज़रूरी है कि इन दोनों की शादी को कानूनी मान्यता मिले, यानी वैध तरीके से इनकी शादी
सर्टिफाइड हो, ये क्लियर हो जाए कि ये दोनों सही मानों में पति पत्नी है। अगर ये क्लियर हो गया, कानूनी मान्यता मिल गई कि इन दोनों की शादी को और ये दोनों पति पत्नी की हैसियत की इनकी मुहर लग गई, तो फिर पहली चीज़ ये होगी कि सीमा को लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी कि एक लंबी अवधि, एक लंबे मियाद की वीज़ा, वो कई साल के हो सकता है। तो वह इसलिए क्योंकि एक पति है और वो उसकी पत्नी है और वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी के साथ रहे। पति भारतीय नागरिक है, पत्नी पाकिस्तानी नागरिक है, तो उसको एक भारत में रहने के लिए एक पत्नी की हैसियत से एक लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करे और उसको एक लंबी अवधि का वीज़ा मिल जाए। अब वो वीज़ा सपोज मान लीजिए 5 साल का मिल गया, अब वो 5 साल रह गई, 5 साल बाद क्या होगा? तो उनका जवाब था कि अमूमन किसी को लॉन्ग टर्म वीज़ा जो दिया जाता है वो ऐसे मामलों में ही दिया जाता है जहाँ पे एक तो कोई डाउट ना हो, क्लियर हो, ये पाक साफ है, ये हमारा दुश्मन नहीं है और ये सचमुच पारिवारिक कारण है या जो भी है। वरना लॉन्ग टर्म वीज़ा ज़रा सा भी डाउट हो किसी को नहीं मिलेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसको मिल गया, इसका मतलब है कि उसने सारे हडल पार कर लिए हैं, अब वो सस्पेक्टेड नहीं है, तो ये पहला हडल पार हो गया। तो अब 5 साल के लिए सपोज एग्जाम्पल मिल गया, तो उसके बाद क्या? तो लगा उसके बाद फिर उसको आराम से नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है और नागरिकता मिल जाएगी। तो सीमा को लॉन्ग टर्म वीज़ा पता नहीं कितने का, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलेगा और लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलने के बाद फिर उसको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। यानी फिर वो भारत में ही रहेगी, सचिन के साथ ही रहेगी, सचिन की पत्नी के साथ ही रहेगी। तो फिलहाल इन आला पुलिस अफसर के हिसाब से सीमा का मामला लंबा खींचेगा, उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। लेकिन इसी पर फिर मैंने उनसे पूछा कि यही कहानी सेम इकरा की थी। कल मैंने आपको इकरा की कहानी सुनाई थी, पाकिस्तान के हैदराबाद की वो 16 साल की लड़की जो लूडो खेलते खेलते एक यूपी के ही लड़के मुलायम सिंह यादव जिसकी उम्र 22-25 साल थी, उसके इश्क में पड़ी और फिर वो भी काठमांडू गई, फिर काठमांडू से वो बेंगलोर गई और बेंगलोर में वो रवा यादव नाम से रहने लगी थी। लास्ट सितंबर में वो आई थी, इस साल जनवरी में वो पकड़ी गई और 19 फरवरी को उसको वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेज दिया गया। तो मैंने कहा कि सीमा और इकरा की कहानी हूबहू एक, सीमा भी पाकिस्तानी, इकरा भी पाकिस्तानी। सीमा ने पबजी के जरिए सचिन से प्यार किया, इकरा ने लूडो गेम खेलते खेलते मुलायम से प्यार किया। सीमा काठमांडू से पाकिस्तान में कराची से गल्फ के रास्ते काठमांडू पहुंची और जो इकरा थी वो हैदराबाद से कराची और फिर कराची से गल्फ और फिर वहाँ से काठमांडू पहुंची। सीमा और सचिन ने भी काठमांडू में शादी की एक मंदिर में, इकरा और मुलायम ने भी काठमांडू के एक मंदिर में शादी की। सीमा शादी के बाद वापस पाकिस्तान चली गई, लेकिन इकरा पाकिस्तान नहीं गई, वो मुलायम के साथ यूपी के रास्ते बेंगलोर पहुंच गई। वहाँ उसने अपना नाम रवा यादव रख लिया। अब उसके बाद जब ये खुलासा हो गया कि इकरा पाकिस्तानी है, तो वो लगातार कहती रही कि मुलायम मेरा पति है और मुझे अपने पति के साथ रहने दिया जाए। सेम वही कहानी जो आज है, जो सीमा कह रही है कि अब सचिन मेरा पति है और मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मुझे हिंदुस्तान ही रहने दिया जाए, अब सचिन के साथ रहने दिया जाए। तब इकरा यही लाइन कह रही थी बार बार, लेकिन इकरा की बात नहीं मानी गई। सचिन को जेल भेजा गया, वो मुलायम को, क्योंकि उसने उसकी आइडेंटिटी छुपाई, उसके फेक आधार और क्या क्या कार्ड बनाए थे। और इकरा चूँकि 16 साल की थी, फिर उसको बेंगलुरु से दिल्ली और दिल्ली से वाघा बॉर्डर क्रॉस करके उसकी फैमिली के हवाले कर दिया गया। तो मैंने पूछा, वही प्रेम कहानी, वही सरहद पार, वही ऑनलाइन ऐप के ज़रिए दोस्ती, वही काठमांडू में शादी, लेकिन एक को पाकिस्तान भेज दिया गया, तो सीमा के साथ क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो उनका कहना था कि वो बेंगलोर था, ये यूपी है, सीमा यहीं रहेगी। तो ये दो चीज़ें बहुत ही जिम्मेदार दो आला पुलिस अफसरों के से जो बातचीत हुई है उसके ज़रिए आप तक पहुंचाइए। पहली ये कि सीमा की जान को ख़तरा है, सीमा के घर वालों को भी इस बात की जानकारी है और यूपी पुलिस भी अपनी तरफ से उसकी सुरक्षा के बारे में जो भी कदम है वो उठा रही है। और दूसरा, फ़िलहाल सीमा पाकिस्तान नहीं जा रही है। तो ये थी कहानी ख़त्म करूँ वही अपना सिलसिला। आज बीबा कुमारी इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बीबा। और ये सोनू क्रिश उनकी वाइफ हैं, साथ ही केशव कुमार इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे केशव जी। और ये ईशा उनके पति हैं केशव जी। और
इंडियन रेलवे में काम करते हैं केशव कुमार। महिमा विश्वकर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे महिमा जी। और विवेक विश्वकर्मा ने भेजा है। देवी प्रसाद भगवान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो देवी प्रसाद जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। सीमा मीना, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सीमा जी। कविता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कविता। और ये विक्रम सिंह जी ने भेजा है, उनकी वाइफ हैं कविता, और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने 1400 कहानियाँ जो हुई हैं और उसके अलावा और भी सारी चीज़ें, तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। समीर कुमार, कन्हैया, अंबिका, इसके अलावा शेख साहिल, चित्रा गांधी जी, उर्मी सिंह, निशा सिंह, इन्होंने तो एक स्टोरी की फरमाइश भी की है, एंड थैंक यू। शेफ रति राम प्रजापत, थैंक यू सो मच आपका। शिवम आज़ाद, मनोज लुखार, थैंक यू सो मच मनोज भाई। अभिजीत चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच। इसके अलावा शहजाद असम से हैं ये। आर्य तिवारी, आपका भी शुक्रिया। अमित टोरंटो से हैं, थैंक यू अमित भाई। साथ ही सुलेमान परबतानी, ये कनाडा से हैं, आपका भी शुक्रिया सुलेमान साहब। अरशद रज़ा, थैंक यू सो मच अरशद, आपका भी। इसके अलावा रंजीत सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भाई। तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों को। और एक बार फिर से चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के लिए भी पूरी क्राइम तक फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। और बस ये एकदम जल्दी और एकदम इस बार कामयाबी के साथ चांद पर पहुँचे, साउथ पोल पर पहुँचे, और ताकि हम दुनिया के पहले देश बन जाएं, हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।